हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और फाइनली समय आ चुका है यूपीपीएससी एपीएस एग्जाम एनालिसिस का। 7 जनवरी 2024 यानी आज ये एग्जाम हुआ है। कल के सेशन में कई सारे क्वेश्चंस हमने करवाए थे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिले हैं। अगर आपने पेड कोर्स लिया होगा या आपने हमारी यूट्यूब की वीडियोस देखी होंगी तो आपको कई सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर एज इट इज दिख रहे होंगे एग्जामिनेशन में जो कि पूछे गए। कितना स्कोर किया आपने आउट ऑफ 50 कंप्यूटर में, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर और कंप्यूटर का लेवल आपको कैसा लगा। आउट ऑफ 50 आपने कंप्यूटर में कितना स्कोर किया और ओवरऑल स्कोर आपका कितना रहा, आप किस कैटेगरी के हैं, इसके साथ में जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा जिससे कि मैं एक प्रॉपर कट ऑफ भी आपको बता पाऊं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के एनालिसिस करते हैं कंप्यूटर के पूरे 50 क्वेश्चंस पर। हैव अ लुक। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि अगर आप यूपी पुलिस के किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, फुल कंप्यूटर कोर्स एसआई एएसआई या फिर प्रोग्रामर ग्रेड 2 लेवल पे कंप्यूटर आप पढ़ना चाहते हैं हमसे बेसिक टू एडवांस लेवल सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप इंडिविजुअल कोर्सेस में कनेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेस की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर वाला जो कोर्स है वो शुरू हो रहा है आपका 11 जनवरी से 2 बजे लाइव। रिकॉर्डेड भी आपको क्लासेस मिलेंगी और लाइव पर भी आप अटेंड कर सकते हैं। यूपी पुलिस एसआई एएसआई की दोस्तों बात करें, 8 जनवरी से ये आपका स्टार्ट हो रहा है यानी कल से। समय है 12 बजे। और अगर प्रोग्रामर ग्रेड 2 पोस्ट के लिए आपने फिल किया है तो ये कोर्स आपको मिलने वाला है रिकॉर्डेड मोड में। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इन कोर्सेज से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप इन इंडिविजुअल कोर्सेज से कनेक्ट हो सकते हैं जहां पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को कवर करते हुए बेसिक से एडवांस लेवल तक गाइड किया जाएगा। वीडियोस, पीडीएफ और मॉक टेस्ट, ये तीनों चीजें आपको यहां पर इन कोर्सेज में मिलेंगी। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एनालिसिस पर। पहला क्वेश्चन जो कि पेपर में देखा गया वो था, डैश की इज यूज्ड टू क्रिएट अ चार्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में चार्ट बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? वैसे हम लोग जानते हैं कि एमएस वर्ड में अगर हमें चार्ट इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट पर जाएंगे और चार्ट को इंसर्ट कर देंगे। लेकिन अगर एक्सेल की बात करें तो वहां पर एक फंक्शन की है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं और वो है F11 का। तो यानी अगर एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इसका आंसर होना चाहिए F11। क्या एमएस वर्ड में भी कोई एक ऐसी फंक्शन की है जिसके थ्रू हम चार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्ट कोई फंक्शन की नहीं है। लेकिन एमएस वर्ड में अगर हम एक्सेल को क्या करें, इंपोर्ट करें और तब हम वहां पर अगर चार्ट को इंसर्ट करें तो F11 की मदद से करते हैं। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। जहां एमएस वर्ड दिया हुआ है वहां पर इनको एमएस एक्सेल देना चाहिए था, क्योंकि एमएस वर्ड में डायरेक्ट कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिसके थ्रू हम चार्ट को इंसर्ट कर पाए या फिर चार्ट को क्रिएट कर पाए। समझ में आ रही है बात? लेकिन हां, अगर एमएस वर्ड में एक्सेल शीट को हम लेकर आए और वहां पर अगर हम चार्ट को लगाएं तो F11 की मदद से कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस या तो ये क्वेश्चन कैंसिल किया जाएगा, और अगर कैंसिल नहीं किया गया दोस्तों तो इसका सही आंसर माना जाएगा F11। नेक्स्ट, which of the following is the keyboard shortcut to start the PowerPoint presentation from the current slide? वर्तमान स्लाइड से पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट में से कौन सा सही है? शिफ्ट F5, F5, ऑल्ट F5 या कंट्रोल F5? हम सब जानते हैं पावर पॉइंट में अगर हमें करंट स्लाइड से ओपन करना है तो डिस्कस भी तो किया था, कल के सेशन में ही डिस्कस किया था कि शिफ्ट F5 की मदद से यह काम करते हैं। पहली स्लाइड से करना है तो F5, करंट स्लाइड से करना है तो शिफ्ट के साथ में
F5 का प्रयोग करेंगे और यहां पर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन होते हैं स्लाइड शो को करने के, करंट स्लाइड से, पहली स्लाइड से, या कस्टमाइज करके, और इन तीनों के बारे में कल मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, आसान सा क्वेश्चन था, विच कमांड शुड यू यूज टू जूम टू सी ऑल एजेस ऑफ एन एडोब पीडीएफ डॉक्यूमेंट। एडोब पीडीएफ डॉक्यूमेंट से एक क्वेश्चन आता हुआ, और ये क्या है, एडोब पीडीएफ दस्तावेज के सभी किनारों को देखने के लिए, जूम करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना होगा। वैसे अगर एडोब में अगर हमें जूम करना है या कुछ भी करना है तो हम क्या करते हैं, व्यू पर क्लिक करते हैं, फिर जूम पर जाते हैं और फिर कमांड को अप्लाई करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। व्यू के बाद में डायरेक्ट कमांड दी गई है जूम के लिए, जो कि गलत है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब जो हो सकता था वो क्या था, व्यू करें और फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करें, तब ये काम हम लोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द टूल यूजिंग विच प्रीडिफाइंड एक्शंस which can automate task on MS Access report is called। वह उपकरण टूल जो पूर्व निर्धारित क्रियाओं का उपयोग करके MS Access रिपोर्ट पर कार्यों को स्वचालित कर सकता है, उसे क्या कहते हैं। हम लोग जानते हैं MS वर्ड की बात करें, एक्सेल की बात करें, या पावर पॉइंट की बात करें, या MS Access की बात करें, जो कि एक DBMS है, जो कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। बात किसकी हो रही है, टास्क को ऑटोमेट करने की। और हम लोग जानते हैं रिकॉर्डिंग की बात करें या टास्क को ऑटोमेट करने की, मैक्रोस का इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, मैक्रोस इज द राइट आंसर। कई बार हमने आपको पढ़ाया है MS वर्ड में भी, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी, कि रिकॉर्डिंग के लिए किसका यूज करते हैं, मैक्रोस का। प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है कि व्यू टैब के अंदर हमें मैक्रोस दिखाई देता है और वहां पर 3 ऑप्शन हमें दिखते हैं जिसके थ्रू हम लोग मैक्रोस पर काम करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अगेन एक आसान सा क्वेश्चन, इनमें से कौन कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के कंपोनेंट यानी घटक हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, डिवाइस ड्राइवर, या CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हार्डवेयर की बात करें तो जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो सब क्या है, हार्डवेयर है। जितने भी आउटपुट डिवाइसेस हैं वो भी हार्डवेयर है। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी ड्राइवर्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में, या हम कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। CPU ये क्या है, ये भी हार्डवेयर का पार्ट है। तो इसका मतलब इनपुट, आउटपुट और CPU ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, जबकि डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर बनेगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी इसके अकॉर्डिंग जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ए वाला आपका बिल्कुल वैलिड है, सही किया आप लोगों ने, वेरी गुड। नेक्स्ट, इन MS Excel कॉन्कैटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग। MS Excel में टेक्स्ट का संयोजन डैश का उपयोग करके किया जा सकता है। हमने आपको कई बार बताया था और आप जानते भी हैं कि एक्सेल में अगर हमें किसी को कॉन्कैटिनेट करना है यानी जोड़ना है तो एम्परसैंड की मदद से ये काम करते हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, एम्परसैंड का सिंबल, या एंड का सिंबल भी कह सकते हैं, और इसको सही मायने में हम क्या बोलते हैं, एम्परसैंड, है ना। अगेन आसान सा क्वेश्चन, आपकी पार्क की नजर और निर्मा सुपर, सुपर से भी ऊपर। नेक्स्ट, विच फीचर ऑफ MS वर्ड हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिस्ट। MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा फीचर सूची बनाने में मदद करता है, बताइए मुझे। अगर हमें लिस्टिंग करनी है, लिस्ट बनानी है, तो हम या तो बुलेट्स का यूज करते हैं या तो नंबर्स का। MS वर्ड में तो आंसर क्या होगा दोस्तों, बुलेट्स एंड नंबरिंग इज द राइट आंसर, यानी बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा, बुलेट्स एंड नंबरिंग। सही हुआ ये वाला भी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ फंक्शन लाइब्रेरी
इन एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में फंक्शन लाइब्रेरी का सही स्थान क्या है, बताओ। अगर हम एमएस एक्सेल शीट की बात करें तो उसमें अगर हमें कोई भी फंक्शन लगाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूले वाले टैब पर क्लिक करते हैं और फिर उसके अंदर आ जाती है आपकी फंक्शन लाइब्रेरी, जिसका यूज कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉर्मूलास के टैब पर क्लिक करेंगे और फिर फंक्शन की लाइब्रेरी को एक्सेस करेंगे, यानी सी बनेगा बिल्कुल सही जवाब। तो आंसर आपका यहां पर हो गया फॉर्मूलाज फिर फंक्शन। एक बार आप देख भी लीजिए, जैसे ही एक्सेल शीट में फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ड्रॉप डाउन विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके थ्रू यहां पर आपको दिख रहा है फंक्शन लाइब्रेरी रिबन के अंदर, जिसमें से आप कोई भी फंक्शन यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर्मूलाज के अंदर फंक्शन की लाइब्रेरी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, 109 नंबर का क्वेश्चन गाइस क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कंसीडर करके बताना है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इनमें से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। पहला कह रहा है पावर पॉइंट लेट्स यू टू रिकॉर्ड एंड प्ले मैक्रोज। पावर पॉइंट आपको मैक्रोज रिकॉर्ड करने और चलाने की सुविधा देता है। जी हां, यह बात बिल्कुल सही है, मैक्रोज का इस्तेमाल हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए करते हैं। दूसरा कह रहा है पावर पॉइंट अलाउज हाइपर लिंक टू एक्सटेंड द रिसोर्सेज। पावर पॉइंट में हाइपर लिंक को संसाधनों का विस्तार करने के लिए अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। हाइपर लिंक की मदद से हम किसी पेज से किसी दूसरे पेज पर स्विच कर सकते हैं, यानी एक एक्सटेंडेड फैसिलिटी ये हमें प्रोवाइड करता है। तीसरा कह रहा है कीबोर्ड शॉर्टकट ऑल्ट F10 इज टू एग्जिट दी पावर पॉइंट। पावर पॉइंट से बाहर निकलने के लिए ऑल्ट के साथ में F10 दबाएंगे, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब पहला और दूसरा वाला बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या बनेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट वन। वेरी गुड, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 110, 110 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपर केस को लोअर केस में बदलने और इसके विपरीत करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस एंड वाइसी वर्सा। का मतलब इसका ठीक उल्टा, लोअर केस से अपर केस में करने के लिए। अगर हमें अपर केस से लोअर केस में करना है या लोअर केस से अपर केस में करना है तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, दैट इज शिफ्ट F3, जिसे बोलते हैं चेंज केस। कई बार आपको बताया है चेंज केस में जो शॉर्टकट की यूज होती है वो शिफ्ट के साथ F3 है, लेकिन इस काम को करने के लिए हमें क्या करना होगा, टूगल केस यानी टॉगल केस का चयन करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, डी इज द राइट वन, दैट इज टॉगल केस। मैंने आपको पढ़ाया था कि 5 तरीके के चेंज केस होते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। जब हम टॉगल केस पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, पहला लेटर हमारा स्मॉल से हो जाता है और बाकी हमारे कैपिटल हो जाते हैं। फर्दर अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हम यहां पर स्विचिंग भी देख सकते हैं, अपर केस, लोअर केस और वाइसी वर्सा के रिस्पेक्ट में। तो आंसर क्या है दोस्तों, टॉगल केस इज द राइट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ कुकी। मैंने आपको कुकीज कहा था कि यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर, और देखो कितना आसान सा क्वेश्चन आया है। हम लोग ने तो बहुत डिटेल में जाकर कुकीज को पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी पूछ लिया गया है। कुकी का क्या काम है, हम जानते हैं कुकीज क्या करती है, स्टोर होती है सर्वर, भेजी जाती है सर्वर के द्वारा, स्टोर की जाती है ब्राउजर यानी क्लाइंट पर इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है, जो भी हम इंटरनेट पर एक्सेस करते हैं, जो भी हम वेबसाइट पर एक्सेस करते हैं, वो सब कुकीज में स्टोर कर लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर है स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट दी यूजर्स वेब एक्टिविटी। उपयोगकर्ता की वेब गतिविधि के बारे में जानकारी को इकट्ठा करता है। जो भी हम वेबसाइट या जो भी हम इंटरनेट पर काम करते हैं उसको स्टोर करने के लिए कुकीज का इस्तेमाल किया जाता है। पहला था टू स्टोर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द यूजर, बिल्कुल नहीं। स्टोर द कमांड्स यूज्ड बाय द यूजर, कमांड से भी कोई मतलब नहीं है। पासवर्ड को स्टोर करता है, जी नहीं।
करेक्ट आंसर है कि वेब एक्टिविटी को स्टोर करता है। नेक्स्ट, अ प्लेटफॉर्म वेयर अ पर्सन राइट हिज ओपिनियन, व्यूज एंड कैरियर एडवाइस इज कॉल्ड। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां व्यक्ति अपनी राय, कैरियर पर सलाह एवं विचार प्रकट करता है, क्या कहलाता है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम लिखकर, राइट यानी लिखकर अपने विचार को एक्सप्रेस करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? ब्लॉग, व्हाट्सएप, यूट्यूब या गूगल? ब्लॉग ये क्या होता है? वेबसाइट बनाने के लिए गूगल की एक सर्विस है जिसको ब्लॉगर बोलते हैं, या इसको ब्लॉग ही तो बोलते हैं, जहां पर हम अपनी राय को रिटन फॉर्मेट में डिजिटल मीडियम से एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लॉग। बिल्कुल सही है ये बात। व्हाट्सएप हो नहीं सकता, यूट्यूब तो वीडियो के फॉर्मेट से है, और गूगल की बात करें तो ये एक सर्च इंजन या फिर ब्राउजर का एक एग्जाम्पल बनेगा। तो यानी करेक्ट आंसर यहां पर क्या है दोस्तों? ब्लॉग इज दी राइट वन, जहां पर लिखकर हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं वाया वेबसाइट या वाया ब्लॉग। नेक्स्ट, व्हाट इज गटर मार्जिन? अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन। एमएस वर्ड में हम लोग ने कई सारी मार्जिन पढ़ी थी, जहां पर गटर मार्जिन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम पेज को प्रिंट निकालते हैं और प्रिंट निकालते समय बाइंडिंग के लिए जो मार्जिन छोड़ी जाती है उसे बोलते हैं गटर मार्जिन। यानी गटर मार्जिन क्या है? मार्जिन जो मुद्रण करते समय यानी प्रिंट करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है, बाइंडिंग करने के लिए जो मार्जिन छोड़ी जाती है उसी को बोलते हैं गटर मार्जिन। मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग इज कॉल्ड द गटर मार्जिन। तो आप सभी लोगों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट, इफ अ वेबसाइट इज डेवलप्ड यूजिंग PHP, MySQL एंड HTML, देन व्हाट विल बी द टाइप ऑफ वेबसाइट डेवलप्ड? यदि कोई वेबसाइट PHP, MySQL और HTML का उपयोग करके विकसित की जाती है तो विकसित वेबसाइट का प्रकार क्या होगा? अगर हम इनकी मदद से PHP यानी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, MySQL की मदद से और HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की मदद से किसी एक वेबसाइट को डेवलप करते हैं, तो इसका मतलब वो वेबसाइट एक डायनेमिक वेबसाइट होगी, क्योंकि वहां पर हमने डेटाबेस का भी प्रयोग किया है, MySQL का प्रयोग किया है, और MySQL क्या है? एक DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका मतलब हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, PHP का प्रयोग भी कर रहे हैं HTML के साथ में, तो ये वेबसाइट स्टैटिक नहीं होगी, डायनेमिक वेबसाइट ही हम बना रहे होंगी। तो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, डायनेमिक वेबसाइट। अगर सिर्फ HTML दिया होता तो स्टैटिक हो जाता, लेकिन HTML के साथ में PHP और MySQL भी दिया है, इसलिए आंसर क्या होगा? डायनेमिक होगा। अगर यहां पर जावास्क्रिप्ट भी दे देते तो फ्लैश भी हो जाता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग फ्लैश या बैनर को एनिमेट भी करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को डैश के रूप में जाना जाता है। जब भी हम किसी भी वेबसाइट में लॉगिन नेम यानी यूजर नेम और पासवर्ड का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब क्या है? ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग इन, एक्सेसिबिलिटी या कॉन्फ़िगरेशन? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है ऑथेंटिकेशन। हम इसके माध्यम से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वही पर्सन है जिसने रजिस्टर किया है, क्या ये वही ओनर है, क्या ये ऑथेंटिक पर्सन है? अगर मैच कर जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड तो ऑथेंटिसिटी आपकी कंफर्म हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बेहद आसान सा क्वेश्चन। हार्डवेयर है? जी नहीं। पेरिफेरल्स हैं? जी नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होते हैं, चाहे विंडोज हो, यूनिक्स हो, लाइनेक्स हो, एंड्रॉइड हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, इवन एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें, iOS की बात करें, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही तो एग्जांपल्स हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज अ डिवाइस टू कनेक्ट
लैंड टू इंटरनेट। कल ही हमने एक्सप्लेन करते करते आपको बताया था। हमने कल वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, वैन वाइड एरिया नेटवर्क में किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, और मैंने आपको बताया था लैन हो, मैन हो या वैन हो, इन तीनों केसेस में जिस नेटवर्किंग डिवाइस का प्रयोग हम लोग करते हैं वो क्या है, राउटर है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राउटर। क्योंकि इंटरनेट दिया हुआ है और इंटरनेट का मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन को अगर वैन से कनेक्ट करना है या लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो राउटर का प्रयोग करेंगे ना। वेरी गुड, नेक्स्ट। टू सेंड द कॉपी ऑफ एन ईमेल टू अ न्यू यूजर इज नोन एज, बताओ कितना आसान क्वेश्चन। ईमेल की कॉपी एक नए यूजर को भेजने को क्या कहा जाता है। अगर आप कॉपी भेज रहे हैं यानी जो आपने लिखा है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं नए यूजर को, तो उसे क्या बोलते हैं, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, रिप्लाई सीसी या फॉरवर्ड। क्या कह रहा था, सेंड द कॉपी ऑफ एन ईमेल टू अ न्यू यूजर। वैसे जब भी हम कॉपी भेजते हैं तो हम सीसी का प्रयोग करते हैं, कार्बन कॉपी का, लेकिन यहां पर बात हो रही है टू सेंड द कॉपी ऑफ अ ईमेल टू अ न्यू यूजर, यानी हमें क्या करना है, उसको फॉरवर्ड करना है। तो जब हम फॉरवर्ड करते हैं मेल को तो भी हम नए यूजर को भेजते हैं, और जब हम सीसी में लिख के रखते हैं तो भी हम नए यूजर को ही वो मेल भेज रहे होते हैं। लेकिन यहां पर बात हो रही है कॉपी करने की, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, सीसी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन कॉपी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। यहां हमने शायद फॉरवर्ड लगा दिया है गलती से, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्बन कॉपी यानी सीसी ही होगा। ऐसा क्यों, देखो फॉरवर्ड करने पर क्या होता है, हमने वो मेल किसी दूसरे पर्सन को फॉरवर्ड किया है, जबकि यहां पर सीधे सीधे बात हो रही है कॉपी भेजने की। तो कॉपी भेजने के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो कार्बन कॉपी यानी सीसी ही होगा। इसलिए इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी ना होकर सी वाला यानी सीसी होगा। वेरी गुड, नेक्स्ट। विच ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू सेट कस्टम टाइमिंग्स फॉर स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बताइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, कितना प्यारा क्वेश्चन। हमने आपको बताया था कि पावर पॉइंट में जब भी टाइमिंग सेट करनी होती है तो रिहर्स टाइमिंग नाम के ऑप्शन का चयन करते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिहर्स टाइमिंग। आप स्लाइड शो में जाइए और वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिहर्स टाइमिंग, जिसके द्वारा आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की कस्टम टाइमिंग सेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग्स को अरेंज कर सकते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट। विच आइकन इज यूज्ड टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए किस आइकन को उपयोग करते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर अटैचमेंट की बात करें तो माइम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। और अटैचमेंट के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पेपर क्लिप आइकन का। जब पेपर क्लिप आइकन पे क्लिक करते हैं जो कि कुछ इस तरीके का होता है तो ब्राउज का ऑप्शन आता है, और ब्राउज करके हम कहीं से भी फाइल को पिक कर सकते हैं, चाहे वो सी ड्राइव में हो, डी ड्राइव में हो, ई ड्राइव में हो या डेस्कटॉप में हो। फाइल को ब्राउज करेंगे और अटैच कर देंगे वाया पेपर क्लिप आइकन। वेरी गुड, करवाया हुआ क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऐप या वेबसाइट फॉर बोथ ट्रेन टिकट एंड फ्लाइट बुकिंग इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ऐप या वेबसाइट है जो ट्रेन टिकट और फ्लाइट बुकिंग दोनों के लिए नहीं है, नहीं है। टिकट न्यू, ये किसके लिए है, टिकट न्यू बुक माई शो का एक ऑल्टरनेटिव वेबसाइट है। जैसे अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो हम लोग टिकट किससे करते हैं, ज्यादातर बुक माई शो से कर लेते हैं, या टिकट न्यू वाली वेबसाइट से भी करते हैं। क्या टिकट न्यू वेबसाइट के थ्रू ट्रेन के टिकट और फ्लाइट के टिकट भी बुक किए जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो यानी आंसर तो हमें यही मिल गया। रेड बस के द्वारा किए जा सकते हैं टिकट बुक, पेटीएम के द्वारा भी किए जा सकते हैं, और गोइबिबो के द्वारा भी किए जा सकते हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर है टिकट न्यू के द्वारा हम ट्रेन और फ्लाइट के टिकट्स को बुक नहीं कर सकते। कॉमन सा क्वेश्चन है, वेरी इजी। नेक्स्ट।
A half completed email may be reserved for later editing and transmission to the receiver in dash folder. आधे पूर्ण ईमेल को बाद में संपादन और रिसीवर तक ट्रांसमिशन के लिए डैश फोल्डर में सहेजा जा सकता है। बताया था मैंने आपको कि अगर कोई मेल आपने लिखा है लेकिन अभी सेंड नहीं किया है, तो वो मेल आपका, अगर आपको दोबारा एडिट करना है उसको कि आज नहीं भेजेंगे, आगे भेजेंगे कभी, आपने लिख के रख लिया है आधा अधूरा, तो वो कहां जाएगा? ड्राफ्ट फोल्डर में। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट फोल्डर, यानी डी इज द राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट साइट फॉर इंसाइक्लोपीडिया? विश्वकोश के लिए निम्नलिखित में से कौन सी साइट सबसे अच्छी है? विकिपीडिया, गूगल, याहू आंसर्स या बिंग? हम लोग जानते हैं इंसाइक्लोपीडिया की अगर बात करते हैं तो विकिपीडिया एक तरीके की इंसाइक्लोपीडिया ही है। तो यहां पर हमें विकिपीडिया के अलावा कोई भी ऐसी इंसाइक्लोपीडिया वेबसाइट नहीं दिख रही। क्या विकिपीडिया सबसे बेस्ट है? नहीं, विकिपीडिया तो बेस्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन हां, क्योंकि अगर हमें ऑप्शन से चूज करना है तो इसका करेक्ट आंसर नो डाउट विकिपीडिया ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में आपने बिल्कुल भी गलती नहीं की होगी। विकिपीडिया आपके कोर्स में भी था, ये टॉपिक आपने पढ़ा भी है, जहां आपने कई बातें पढ़ी हैं विकिपीडिया के रिगार्डिंग कि एक ऐसी वेबसाइट है जिसको विकी मतलब क्विक वेबसाइट के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप फ्री कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, जो पर्सन अपलोड करता है उसको विकिपीडियंस बोलते हैं, है ना। ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन आपने यहां पर पढ़ी हुई है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 10111? बाइनरी संख्या 10111 का दशमलव समतुल्य क्या है? बहुत आसान है इस क्वेश्चन को करना। हम जानते हैं कि कभी भी अगर हमें बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरीके से लिखना होगा और फिर मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है? 23 इज द राइट वन। कैसे करेंगे? 10111 दिया हुआ है, 1 2 4 8 16 इसके नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो जीरो वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा और जो बचा है उसको प्लस कर देंगे। तो 16 + 4 + 2 + 1 क्या आ गया दोस्तों? 23 इज द राइट वन। कितना आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन पावर पॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंडर? अनगिनत बार ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, सेम टू सेम, यूट्यूब पर भी, कोर्स पर भी, है ना। देखिएगा पावर पॉइंट में थीम्स किसके अंतर्गत पाई जाती है? बहुत आसान क्वेश्चन भी है। आप जानते हैं जैसे ही पावर पॉइंट में हम किस पर क्लिक करते हैं जो हमें थीम्स मिलता है? डिजाइन टैब पर। जैसे ही डिजाइन पर क्लिक करेंगे कई सारी थीम्स हमें मिल जाएंगी और जिस भी थीम को हम चूज करेंगे वो हमारी स्लाइड में चूज हो जाएगी, यानी उसी के द्वारा हम लोग स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डिजाइन अंडर थीम्स। तो करेक्ट आंसर है डिजाइन टैब। नेक्स्ट, इफ द सेंड ऑप्शन फॉर ईमेल इज क्लिक्ड विदाउट राइटिंग एनीथिंग इन द सब्जेक्ट फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन? क्या कह रहा है? यदि अगर आपकी सब्जेक्ट वाली फील्ड में कुछ भी ना लिखा जाए, क्या कह रहा है? अगर आपको मेल भेजना है और सब्जेक्ट वाली फील्ड में कुछ भी ना लिखा जाए तो क्या होगा? मेल विल बी सेंट विदाउट एनी प्रॉम्प्ट, मेल बिना किसी संकेत के चला जाएगा। मेल विल नॉट बी सेंट, क्या मेल नहीं जाएगा? मेल विल बी सेंट बाय फिल्टरिंग द सब्जेक्ट फील्ड ऑटोमेटिकली, स्वचालित रूप से जो सब्जेक्ट फील्ड है वो अपने आप भर जाएगी। या प्रॉम्प्ट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन टू सेंड द मेल विदाउट सब्जेक्ट, या बिना विषय के मेल भेजने के लिए स्क्रीन पर एक प्रॉम्प्ट आएगा। बिल्कुल नहीं, आपका मेल बहुत सिंपल तरीके से बिना किसी प्रॉम्प्ट के चला जाएगा। यानी आंसर क्या है दोस्तों? मेल विल बी सेंट विदाउट एनी प्रॉम्प्ट, मेल बिना किसी संकेत के ट्रांसफर हो जाएगा। यानी ए इज द राइट आंसर। अगर आप सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका मेल बिल्कुल वैसे ही जाएगा जैसे कि अगर आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो आपका मेल जाता है, लेकिन सब्जेक्ट वाली फील्ड आपकी ब्लैंक रहेगी इस केस में। नेक्स्ट,
In MS Excel, the cell reference for a range of the cell that start from A1 and goes over to E and down to row 20 is MS Excel में सेल A1 से शुरू होने वाले और कॉलम E और नीचे से पंक्ति 20 तक जाने वाले सेल की एक श्रृंखला के लिए सेल संदर्भ क्या है। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम सेल के रेफरेंस की बात करते हैं तो कॉलन का प्रयोग करते हैं। कॉलन कहां पर दिया हुआ है? एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है A1 कॉलन E20, और वैसे भी लिखने का तरीका तो यही है ना कि सेल A1 से लेकर सेल E20 की रेंज को सिलेक्ट करना है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, A1 कॉलन E20, दैट इज सेल रेफरेंस। यानी इस सेल से लेकर इस सेल तक जितनी भी आपकी सेल्स हैं उनको क्या कर लिया जाए, उनको ग्रुप कर लिया जाए, उनको सिलेक्ट कर लिया जाए, उनकी रेंज की बात यहां पर हो रही है। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल एंड अ फोल्डर? किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन। कंट्रोल सी की मदद से कॉपी और कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। कुछ ज्यादा ही आसान पूछ लिया ये तो। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज एक्सप्लोरर इज? विंडोज एक्सप्लोरर, जिसको फाइल एक्सप्लोरर भी बोला जाता है, आप जानते हैं, में फाइल्स और निर्देशिकाओं को जो क्रम होता है, जो ऑर्डर होता है फाइल्स और डायरेक्टरीज का, वो कैसा होता है? सीक्वेंशियल, अल्फाबेटिकल, हायरार्किकल या सीरियल? हम जानते हैं कि जब विंडोज एक्सप्लोरर की बात करते हैं तो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव्स की बात करते हैं, नेविगेशन पेन की बात करते हैं, और यहां पर जो हमारा ऑर्डर होता है फाइल्स और डायरेक्टरीज का वो हायरार्किकल वाइज होता है, यानी करेक्ट आंसर होगा हायरार्किकल, श्रेणीबद्ध रूप में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर पॉइंट शेप? निम्नलिखित में से कौन सी पावर पॉइंट में एक आकृति नहीं है? बताइए मुझे, कौन सी शेप पावर पॉइंट में नहीं है? ट्राइंगल, ओवल, सर्किल या डायमंड? बताइए। ट्राइंगल है? जी हां, ट्राइंगल है। देखिए, मैंने ट्राइंगल ये पावर पॉइंट के द्वारा ही बनाया है, ट्राइंगल है। ओवल, मैंने इंसर्ट पर जाकर शेप्स पे जब क्लिक किया तो मैंने ट्राइंगल भी बना लिया, ओवल भी बना लिया। लाइव दिखा रहे हैं आपको, देखिए ओवल भी बन गया। सर्किल नहीं है, सर्किल की जगह पर सर्किल हॉलो नाम का आपका गिवन है, यानी सर्किल है तो, लेकिन उसका नाम क्या है? हॉलो सर्किल। नॉर्मल सर्किल नहीं बना सकते, लेकिन हॉलो सर्किल यहां पर बना सकते हैं। क्या डायमंड बना सकते हैं? जी हां, डिसीजन मेकिंग बॉक्स, जिसको डायमंड बोलते हैं, इसको भी आप बना सकते हैं। बनाया है मैंने पावर पॉइंट के द्वारा, लेकिन नॉर्मल सर्किल नहीं बना सकते, हॉलो सर्किल बना सकते हैं। तो देखा जाए सर्किल बना तो सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल भी सही है, ओवल भी सही है, सर्किल हॉलो सही है, नॉर्मल नहीं है। तो अगर हम नॉर्मली इसको देखें तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सर्किल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हॉलो सर्किल बनाया जा सकता है। फिर से अगेन इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन, डाउट रहेगा कि एग्जामिनर ने इसको क्या कंसीडर किया है ना। अगर सर्किल को हॉलो सर्किल के रूप में कंसीडर किया है तो यही सही होगा आपका, क्योंकि नॉर्मल सर्किल नहीं है। लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं किया है यहां पर इस तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से, तो ये क्वेश्चन भी आपका कैंसिल हो सकता है, या यहां पर आपको ग्रेस मार्क मिल सकते हैं। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन भी अंडर डाउट है। ट्रायंगल बनाया जा सकता है, ओवल बनाया जा सकता है, डायमंड बनाया जा सकता है, लेकिन सर्किल भी तो बनाया जा सकता है, चाहे वो हॉलो ही सर्किल क्यों ना हो। लेकिन यहां पर सर्किल दिया हुआ था, है ना, तो यहां भी मैटर ऑफ कंफ्यूजन है। लेकिन हो सकता है यहां पर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर्किल को सही माना जाए, जो मैंने भी यहां पर टिक किया है। नेक्स्ट, what you will do in PowerPoint presentation to use the exact same font type, size and color in the title of all slides? बच्चों वाला क्वेश्चन बिल्कुल। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ठीक उसी फॉन्ट प्रकार, साइज एवं कलर का उपयोग करने के लिए क्या करेंगे जो सभी स्लाइड के शीर्षक में होगा, यानी एक जगह चेंज करें सभी जगह पर चेंज हो जाए। क्या करेंगे? स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे। एक
स्लाइड में आपने चेंज किया, स्लाइड मास्टर में आपने चेंज किया, और सभी जगह पर ये चेंजेस क्या हो गए दोस्तों, रिफ्लेक्ट हो गए, दैट इज विद द हेल्प ऑफ स्लाइड मास्टर। वेरी इजी। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेयर्स डस OSI मॉडल हैव? OSI मॉडल यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है? 7 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो टोटल नंबर ऑफ लेयर्स यहां पर कितनी है? 7। जबकि TCP/IP मॉडल की अगर बात करें तो पहले जो लेयर्स की संख्या थी वो है 4 और इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 5। तो TCP/IP मॉडल में तो 5 होगा और OSI मॉडल में 7 होगा। नेक्स्ट, डैश फंक्शन इन MS Excel रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन दी सेल। कई बार करवाया हुआ क्वेश्चन कि एक्सेल में जो एंट्रीज हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज को काउंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? सिर्फ नंबर्स को काउंट करने के लिए या नंबर ऑफ एंट्रीज को काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन का प्रयोग करते हैं, हम जानते हैं। सो हियर इज द करेक्ट आंसर इज काउंट फंक्शन। जबकि काउंट ए का यूज करते हैं सभी कुछ काउंट करने के लिए, काउंट ब्लैंक का यूज करते हैं ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए, काउंट इफ का यूज करते हैं किसी कंडीशन के साथ में काउंट को लगाने के लिए। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज अ प्रोग्राम ग्रुप। कह रहा है ये एक प्रोग्राम समूह का एग्जाम्पल है। प्रोग्राम ग्रुप का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए। प्रोग्राम का मतलब सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, और जहां पर कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं उसे क्या बोलेंगे? पेंट, वर्ड, एसेसरीज या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है एसेसरीज ही प्रोग्राम ग्रुप को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। एसेसरीज कंसिस्ट ऑफ a multiple of programs, a multiple of softwares. Very good. Next, deleted email are stored in. बताओ, जो डिलीट किए गए ईमेल हैं वो कहां पर संग्रहित यानी कहां पर स्टोर होते हैं? ड्राफ्ट में, इनबॉक्स में, ट्रैश में या आउटबॉक्स में? बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था कि वो मेल्स जिनको हम डिलीट करते हैं वो कहां चले जाते हैं? ट्रैश फोल्डर में। कितने दिन के लिए? 30 दिनों के लिए, और 30 दिन के बाद वो ट्रैश फोल्डर से भी गायब हो जाते हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ट्रैश फोल्डर इज द राइट वन, जो कि मेल की बिन भी होती है। तो ईमेल की जो रिसाइकिल बिन होती है उसे क्या बोलते हैं? ट्रैश फोल्डर। वेरी गुड। नेक्स्ट, इफ थ्रू ईमेल समवन आस्क यू टू रिप्लाई विद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर etc which appears to be from a legitimate source, it is called। कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था सेम टू सेम, कि ईमेल की जब हम बात करते हैं और बात करते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर्स और इन सबको लीक करने की, मेल की मदद से अगर हम हैक कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड नंबर या किसी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? फिशिंग अटैक की कैटेगरी में ये आएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया हुआ, द आंसर इज फिशिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज नॉट अवेलेबल इन टास्क पेन? निम्नलिखित में से कौन सा पेन टास्क पेन में उपलब्ध नहीं है? गेटिंग स्टार्टेड, क्लिप आर्ट, सर्च रिजल्ट या वर्ड आर्ट? हम सब जानते हैं कि टास्क पेन में वर्ड आर्ट का फीचर अवेलेबल नहीं है, बाकी गेटिंग स्टार्टेड, क्लिप आर्ट या सर्च रिजल्ट ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, द की यूज्ड टू इंसर्ट अ लिंक इन MS PowerPoint प्रेजेंटेशन इज। कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है और आप जानते भी हैं, है ना। इतना आसान सा तो क्वेश्चन है कि हाइपर लिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल के का प्रयोग करते हैं हाइपर लिंक के लिए या लिंक पर्पज से? तो करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल+K। डायरेक्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डैश बाइट ऑफ मैक एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ NIC कार्ड। मैक एड्रेस की बात करें तो मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो आप जानते हैं मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। 48 बिट की बात करें, इसको 6 बाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि 48 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हैं? ये 6 बाइट का होता है, और 6 बाइट में
3 बाइट रिजर्व होती हैं किसके लिए? जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए, और 3 बाइट जो रिजर्व होती है वो किसके लिए होती है? सिस्टम के लिए, यानी हार्डवेयर के लिए। तो आंसर क्या होगा? OUI के लिए आपकी 3 बाइट हो गई और 3 बाइट आपकी हार्डवेयर के लिए हो गई। तो करेक्ट आंसर होगा टोटल 6 बाइट। लेकिन पूछ किसके लिए रहा था? डैश बाइट ऑफ मैक एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के लिए 3 बाइट होंगी, 6 बाइट में से 3 बाइट मैन्युफैक्चरर के लिए और 3 बाइट उस हार्डवेयर के एड्रेस के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा 3 बाइट, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। मैंने इसको समझाया भी है कैसे। मैक एड्रेस होता है 48 बिट का, बाइट में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 48 डिवाइडेड बाई 8 क्या आएगा? 6 बाइट। 6 बाइट आपका डिवाइडेड होगा 3 बाइट में, या 24 बिट में भी कह सकते हैं। तो OUI और NIC ये दो में आपका डिवाइडेड होता है। OUI का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, जिसको मैन्युफैक्चरर एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर दोस्तों क्या बनेगा? वेरी सिंपल, दैट इज 3 बाइट इज द राइट आंसर। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंट फॉर कॉमर्शियल पर्पज इज नोन एज। ये तो सभी ने सही किया होगा। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या बोलते हैं? जंक मेल या स्पैम मेल? स्पैम, जंक, अनसॉलिसिटेड, अनवांटेड मेल्स, ये सब एक ही बात है। तो करेक्ट आंसर है स्पैम मेल। नेक्स्ट, द फाइल दैट कंसिस्ट ऑफ रेडीमेड स्टाइल दैट वी कैन इजिली यूज फॉर प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। वह फाइल जिसमें रेडीमेड शैलियां होती हैं जिन्हें हम अपनी प्रस्तुति के लिए आसानी से उपयोग कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रेडीमेड आ गया। जो जितनी भी रेडीमेड फाइल्स होती है उनको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं। कई बार पढ़ा हुआ है। तो आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर, टेम्पलेट इज द राइट वन। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि के अकॉर्डिंग। कहता है गतिविधि बोले या डेट बोले कि पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले आया हाइपर टेक्स्ट 1963 में, फिर इसके बाद आया अर्पा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी 1969 में, फिर आपका आया TCP/IP प्रोटोकॉल 1970 में, और फिर WWW 1989 में। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट, अर्पा, TCP/IP और WWW, यानी फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट जवाब, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकेंड, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट पर्पस डू बुकमार्क सर्व? आसान सा क्वेश्चन। बुकमार्क का काम क्या होता है? MS वर्ड में हम लोग कई बार क्या करते हैं? बुकमार्किंग का प्रयोग करते हैं, और ये क्या करता है, या फिर किसी ब्राउजर पर भी हम बुकमार्क करते हैं। तो जब भी हम URL में किसी ब्राउजर पे बुकमार्क करते हैं तो क्या होता है कि हमें दोबारा उस URL को टाइप नहीं करना पड़ता। अब हम डायरेक्टली उस बुकमार्क पे जाके उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, दोबारा से हमें URL को टाइप यानी एड्रेस को टाइप नहीं करना होगा। तो आंसर क्या बनेगा? टू सेव अ वेबसाइट URL फॉर फ्यूचर रेफरेंस। भविष्य के संदर्भ के लिए किसी वेबसाइट के URL को सहेजने के लिए, उसको स्टोर करके रखने के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? बुकमार्क का प्रयोग करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following operator can be used when we want to find a specific word and a synonym for that word in Google search engine? जब हम Google सर्च इंजन में कोई विशिष्ट शब्द या उसके पर्यायवाची खोजना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का उपयोग किया जा सकता है? हम जानते हैं Google सर्च इंजन में कोटेशन मार्क का प्रयोग करते हैं सर्च करने के लिए कीवर्ड के अकॉर्डिंग, उसके सिनोनिम्स जो भी हम सर्च कर रहे हैं उससे मिलती जुलती रिजल्ट आ जाए, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? कोटेशंस का। सो द करेक्ट आंसर इज कोटेशंस। नेक्स्ट, व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट
टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्लाइड। किसी स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्ट्स पर गति प्रभाव लागू करने के लिए आप किस पावर पॉइंट फीचर का उपयोग करते हैं? बहुत आसान। अगर हमें मोशन इफेक्ट लगाने हैं तो हम किस में जाएंगे? एनिमेशन के ऑप्शन में, और एनिमेशन के लास्ट में दिया होता है मोशन इफेक्ट, उसको अप्लाई कर देंगे। लेकिन ये जो एनिमेशन है इसको क्या बोलते हैं? एनिमेशन स्कीम बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन, एनिमेशन स्कीम। अगला, प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडो इन द एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हेल्प के लिए जो फंक्शन की यूज होती है वो क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन। F1 की मदद से हम हेल्प वाली विंडो आपकी ओपन करते हैं, तो F1 इज यूज्ड फॉर दी हेल्प पर्पस, ये आप सब जानते हैं। आईपी एड्रेस इन IPv6 इज ऑफ। हम लोग जानते हैं कि आईपी एड्रेस दो तरीके के होते हैं, एक IPv4 और एक IPv6। IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का। तो करेक्ट आंसर होगा 128 बिट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रिफ्रेश विंडोज डेस्कटॉप। विंडोज डेस्कटॉप पर रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? विंडोज पे रिफ्रेश करना हो या ब्राउजर को रिफ्रेश करना हो, जनरली हम लोग F5 का प्रयोग करते हैं रिफ्रेश करने के लिए। सो करेक्ट आंसर इज F5 फॉर द रिफ्रेश। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB पोर्ट? USB का मतलब क्या है? इंडिया के द्वारा यानी भारतीय मूल के निवासी कौन? अजय भट्ट के द्वारा USB का कॉन्सेप्ट लाया गया और USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट वन। अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन? निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन फाइल शामिल है? हम लोग जानते हैं जब भी ग्राफिकल फाइल की बात करते हैं यानी इमेजेस की बात करते हैं तो इमेजेस का फॉर्मेट कौन सा है? JPG, CPX, GCM नहीं, GIF, TC, WMF नहीं, JPG, GIF, BMP yes, JPG ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, GIF घूमने वाली इमेजेस है ना, इंटरचेंज फॉर्मेट, BMP बिटमैप इमेजेस। तो आंसर क्या होगा? C इज द राइट वन। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप और बिटमैप इमेजेस, इन सब के कॉम्बिनेशन से बनती हैं आपकी इमेजेस के फाइल एक्सटेंशंस, यानी आंसर हो गया C। ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए। आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया एक बार कमेंट करके बताइएगा। पेपर का लेवल आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने कहा था कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। नेक्स्ट फेजेस की तैयारी में लग जाइए क्योंकि अब आपको रुकना नहीं है और आगे वाले फेजेस की भी तैयारी जम के आपको करनी होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। सेशन पसंद आया हो, एनालिसिस पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।